बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर रिकॉल करें, रिकॉल का मतलब है ख़ुद को याद दिलाएं। तो हमने कहा था स्केलर्स उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं जो आपके मैथ के रूल हैं। दो चीज़ों को मिला दें तो क्या होता है, उनमें इजाफा होता है। फिर आप क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है। When two similar scalar quantities are combined, we get an increase in the amount of total quantity. जब आप दो एक जैसी स्केलर क्वांटिटीज़ को मिलाएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट में उस टोटल क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ठीक है, आपने 10 किलोमीटर का फासला तय किया और फिर 5 किलोमीटर का और तय कर लिया, तो टोटल कितना फासला तय कर लिया, 15 किलोमीटर। दोनों को ऐड कर दिया। आप 16 किलोग्राम आटा लेके आए, 10 किलोग्राम अब्बू भी ले आए। जब दोनों को एक जगह रखा तो टोटल कितना हो गया, 26 किलो हो गया। अब आप उसमें से रोज़ अगर 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले दिन 2 किलोग्राम इस्तेमाल किया तो 24 kg रह गया, दूसरे दिन 2 kg इस्तेमाल किया तो 22। उसमें से निकालेंगे तो कम होगा, उसमें डालेंगे तो बढ़ेगा। यही हम स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ करते हैं। वेक्टर्स इससे डिफरेंट है। ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स क्वांटिटीज आर कंबाइंड द रिजल्ट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स और एंगल बिटवीन देम। जब दो वेक्टर्स को मिलाएंगे तो जो रिजल्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है या दोनों के दरमियान का एंगल का। वो डायरेक्शन चेंज होगी या एंगल चेंज होगा तो रिजल्ट चेंज होगा। यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 16 किलोग्राम और 10 किलोग्राम ला के रख दो आम तो वो 26 ना बने, वो 26 ही बनेंगे। 16 किलोग्राम 10 किलोग्राम आटा ला के रख दो तो 26 किलोग्राम आटा ही बनेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक फोर्स है 16 न्यूटन की, दूसरी फोर्स भी है 10 न्यूटन की, तो दोनों हमेशा 26 न्यूटन नहीं बनेंगी। बन भी सकती हैं लेकिन वो सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसमें वो क्या बनती है, 26 न्यूटन। समझ में आई बात? आई समझ में? तो मैंने क्या लिखा है, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक फोर्स है 16 न्यूटन, इसके ऊपर एरो नहीं बताया, कल समझाया था आपको। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा। F2 है 10 न्यूटन। F क्या होगा, इन दो वेक्टर्स का कंबाइन जो होगा F, वो क्या होगा? तो मैंने कहा डिपेंडिंग अपॉन एंगल, एंगल बताएगा। F की कोई भी वैल्यू हो सकती है 6 न्यूटन और 26 न्यूटन के दरमियान। मुझे एक ऐसा पता चला कि 6 और 26 के दरमियान हो सकती है। जो सबसे बड़ा आंसर आ सकता है वो दोनों को ऐड करने पे आ सकता है। दोनों को ऐड कर दो, 16 + 10 क्या होगा, 26। सबसे जो छोटा आंसर आ सकता है माइनस कर दो, 16 - 10 क्या होगा, 6। तो 6 न्यूटन भी आंसर आ सकता है, 26 न्यूटन भी, और इसके दरमियान का कुछ भी आ सकता है। 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, 20 भी। कौन बताएगा, एंगल। तो बहुत बड़ा फ़र्क हो गया ना स्केलर्स में, और यही आज हम समझेंगे कि कैसे होता है ये। सही है। इससे पहले एक चीज़ आपको और समझा रहा हूँ मैं कि जब हम दो वेक्टर्स को कंबाइन करते हैं, देखिए जब हम कंबाइन करते हैं वो ऐड भी हो सकते हैं और अगेन डायरेक्शन से पता चलता है। When we combine यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं टू वेक्टर्स ए एंड बी को, देयर कंबाइंड वेक्टर, तो जो उनका कंबाइंड वेक्टर निकलता है, यानी अब जिस तरह मैंने कहा ना 16 और 10 तो 26 हो गए ना, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि 16 और 10, हम कहेंगे टोटल क्या है, 26 है। तो F1 और F2 दोनों ने मिलकर अगर 6 न्यूटन बना लिया तो हम कहेंगे बस 6 न्यूटन है। वो 6 न्यूटन क्या है, इनका कंबाइंड वेक्टर है। उस कंबाइंड वेक्टर को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट। उस कंबाइंड वेक्टर को क्या कहते हैं? तो जब आप जनरल टर्म्स में बात करते हैं, आप कहेंगे फ़र्ज़ किया दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, आर। सही है। देयर कंबाइंड वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर आर से इसको कहते हैं आर, और इसको हम फिर लिखेंगे कैसे, ए प्लस बी। लेकिन अगर हमारे पास दो फोर्सेज हैं F1 और, तो उनके रिजल्टेंट को फिर आर कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी रिजल्टेंट फोर्स ही होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, फोर्स ही कहेंगे। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि फ़र्ज़ किया एक वेक्टर ए, अब वो किस चीज़ का वेक्टर है जी, फोर्स का है, वेलोसिटी का है, बस कोई भी वेक्टर है। एक ए है और एक, जब दोनों को मिला दिया
तो दोनों का जो हासिल होगा उसका नाम क्या होगा? रिजल्टेंट। लेकिन अगर एक वेक्टर भी फोर्स का है दूसरा वेक्टर भी, तो उनका रिजल्टेंट भी फोर्स होगा। एक वेक्टर वेलोसिटी है दूसरा वेक्टर वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा? वेलोसिटी होगा। एक वेक्टर एक्सेलरेशन है दूसरा वेक्टर एक्सेलरेशन है, दोनों को मिला रहे हैं, तो रिजल्ट भी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो जब वेक्टर सेम होते हैं फिर रिजल्टेंट का नाम भी वही नाम होता है, पर उसको आर कहने की ज़रूरत, हमें टाइप पता है। तो एफ भी बेसिकली रिजल्टेंट है, जिसको हम नेट फोर्स भी कहते थे। नेट है फोर्स है, टोटल फोर्स है, या रिजल्टेंट फोर्स है। समझ में आ गई इतनी बात? ये उतार लो। अब मेथड देखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। वेक्टर एडिशन जो है इसके दो बड़े बड़े मेथड हैं। एक को कहते हैं ग्राफिकल मेथड, दूसरे को कहते हैं एनालिटिकल मेथड। पेन छोड़ दें। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ का मतलब होता है ड्रॉ करना, लाइनें खींचना। तो ग्राफिकल मेथड में आप वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, उनकी मदद से रिजल्टेंट निकलेगा। मैथ इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सर अब छोटा बच्चा होता है ना, उसको कॉपी मिल जाए, लाइनें ड्रॉ करता रहता है, कॉपियाँ बड़े भाई गंदी कर दी। ओए छोटे क्या किया तूने? अगर किसी को फिक्र होगी वरना ये अच्छा किया यार, अच्छा किया। अम्मी को बोलूँगा ख़राब हो गया, कल टेस्ट है, नहीं पढ़ना पड़ेगा। हैं जिसको फिक्र होगी वो हो सकता है चमाट भी मार दे छोटे को। छोटे बेचारे को क्या पता, उसको तो बस शौक है, पेंसिल खींच पकड़ के वो लाइनें बना रहा। 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं ना। दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हम मैथमेटिकल फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लेते हैं। समझते हैं एनालिटिकल मेथड को भी पहले थोड़ा सा ड्रॉ करके, लेकिन रिजल्ट में हम फॉर्मूले निकाल लेते हैं। खैर, तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में जो रूल इस्तेमाल होता है वो हेड टू टेल रूल होता है। तो हेड टू टेल रूल की मदद से हम ग्राफिकल मेथड को समझेंगे, ऐड करेंगे। मेथड तो एक ही है, लेकिन इसमें फिर कहते हैं कि दो लॉज हैं, दो मेथड हैं, बल्कि दो लॉज लिखने। एक ट्राइंगल लॉ है और दूसरा पॉलीगॉन लॉ है। ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन। ट्राइंगल लॉ दो वेक्टर्स को जमा करने के लिए, और पॉलीगॉन लॉ दो से ज़्यादा वेक्टर्स को। जब दो वेक्टर्स को जमा करना होगा तो क्या लगेगा? ट्राइंगल लॉ। पॉली का मतलब होता है मैनी, गॉन का मतलब होता है साइड। जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा करना होगा फिर क्या लगेगा? पॉलीगॉन। दोनों के पीछे बेसिक कहानी क्या है? हेड टू टेल रूल। सही है। अब पहले हम ट्राइंगल लॉ को समझते हैं। तो हमने दो वेक्टर्स ले लिए, F1 16 न्यूटन और F2 10 न्यूटन, और फर्ज करें हमें टोटल निकालना है F। तो मैंने बताया था ना, एक्चुअल में अगर मैं वेक्टर की ज़बान में लिखूंगा तो मैं वेक्टर F बराबर है वेक्टर F1 प्लस F2, ये मैं निकालना चाह रहा हूँ, F1 और F2 का कंबाइन। लेकिन ये जो मैंने F1 और F2 लिखा है, ये F लिखा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, इसमें हमने डायरेक्शन शो नहीं की। सही है। अब मैंने क्या किया, हमने कहा ग्राफिकल मेथड है तो वेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो वेक्टर ड्रॉ करना होगा तो मेरे पास स्केल में क्या होता है? सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं कन्वर्जन करता हूँ, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि 2 न्यूटन के लिए मैं 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो 4 न्यूटन के लिए कितना लूँगा? आधा ले रहा हूँ ना। 6 न्यूटन के लिए 3, 8 न्यूटन के लिए 4, 10 न्यूटन के लिए 5, 12 के लिए 6, 14 के लिए, तो ये आ गए मेरे पास दो ना। यानी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा तो वो 10 न्यूटन वाला वेक्टर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा तो वो 16 न्यूटन वाला वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे इसको हम करते हैं कि करना कैसे, एंगल डिफरेंट लेके। अब देखिए हमने क्या एज्यूम किया कि अगर मुझे 10 न्यूटन ड्रॉ करना है तो मुझे 5 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए। तो F2 मेरा क्या था? 10 न्यूटन। F2 ड्रॉ करने के लिए मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन लूँगा, और 16 न्यूटन के लिए क्या चाहिए मुझे? 8 सेंटीमीटर। F2 मेरा F1 मेरा 16 न्यूटन है, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। अब मैंने फ़र्ज़ किया कि F1 परपेंडिकुलर है F2 के, यानी दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है, फ़र्ज़ करें मेरे हाथ एक मास है, इसको एक फोर्स राइट पे खींच रही है, एक फोर्स ऊपर खींच रही है।
तो ये क्या है 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा कि कितना मूव करेगी, कितना उसमें एक्सेलरेशन होगा। तो हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो हेड टू टेल रूल क्या कहता है, ये मेथड की मैंने हेडिंग डाली है कि जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर जैसे ड्रॉ हुआ है वैसे ही ड्रॉ कर दो। तो ये हमारा पहला वेक्टर है, इस डायरेक्शन में था, मैंने इस डायरेक्शन में, लेकिन ये लाइन मैंने कितनी खींची है, F1 कितनी लाइन खींची है 8 सेंटीमीटर, ये मेरा F1 है। इस पे फिर 90 डिग्री पे, तो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल ले आओ, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की, दूसरा वेक्टर यहाँ से ड्रॉ होगा, दूसरा वेक्टर 90 डिग्री का मतलब होता है सीधा, और इसको मैंने कितना ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर। तो दूसरा वेक्टर मैंने बिल्कुल सीधा रख दिया, प्रोटेक्टर की मदद से भी आप 90 डिग्री बनाओगे तो इधर ही आएगा। तो ये मैंने पहले वेक्टर की हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को मिला दिया, बस ये 2 वेक्टर्स थे, तीसरा तो नहीं है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, हम कर क्या रहे हैं, जब वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो F1 के हेड से F2 की टेल को मिला दिया, लेकिन रिजल्टेंट ऐसे नहीं निकलेगा कि F2 के हेड से रिजल्टेंट की टेल आएगी, नहीं। वेक्टर्स को जमा करने के लिए तो हम यूँ जा रहे हैं, यानी पहले वेक्टर की टेल फिर दूसरे वेक्टर की टेल, यूँ जा रहे हैं। रिजल्टेंट के लिए हम यूँ जाएंगे, उल्टा, वेक्टर्स के उल्टा। अब क्या करेंगे, यूँ नहीं आएंगे, अब यूँ जाएंगे, या पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, तो रिजल्टेंट यहाँ से ड्रॉ होगा, पहले वेक्टर की टेल पे रिजल्टेंट की टेल होगी, आखिरी वेक्टर के हेड पे रिजल्टेंट का, ये F है जो F1 प्लस F2 है। अब सवाल ये कि F होगा कितना, तो अगर आपने स्केल लिया है, इसको ड्रॉ किया है, ज़रा नापो सारे, ये कितना आएगा, इसकी लंबाई नापो, लंबाई नापो सारे, जल्दी करो। आपने रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल मिलाई है, पहले वेक्टर की टेल से, वो एक गाना है ना इंडिया का, ताल से ताल मिला, रिजल्टेंट के लिए टेल से टेल। तो ये जो F की जो लेंथ निकली, F की ये जो लेंथ निकली आप लोगों ने मेजर की, ये लेंथ आप लोगों ने कितनी निकाली 9.5 सेंटीमीटर। तो मेरे जो F का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 9.5 सेंटीमीटर से क्या मुराद है 2 न्यूटन, सेंटीमीटर से क्या मुराद है, तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दूंगा 2 न्यूटन। तो 9.5 मल्टीप्लाई बाई 2 न्यूटन क्या हो जाएगा 19 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट है वो कितने का है 19, और रिजल्टेंट यू इस डायरेक्शन में है, ना मास इधर जाएगा ना मास इधर जाएगा, मास यानी इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो मास m है इस पे एक फोर्स लग रही है, F1 से छोटी है, क्योंकि सॉरी F1 और F2 दोनों से बड़ी है, 19 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तकरीबन इधर है, ये F है, ना इधर ना इधर, इस डायरेक्शन में। वो हम एंगल भी निकाल सकते हैं कितना होगा, फिलहाल हम एंगल के चक्कर में नहीं पड़ते, रिजल्ट देख। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट ये है, एक फोर्स उसका मैग्नीट्यूड कितना कितना न्यूटन, ठीक है, क्लियर है सबको। अब सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, सेकंड पार्ट आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आप ये एंगल 45 ले लो, यहाँ मैं बना रहा हूँ, आप ये एंगल क्या करो 45 ले लो। इस मेथड के लिए अब हमने क्या किया, सेकंड पार्ट में हमने फर्ज कर लिया है कि F1 और F2 45 डिग्री के एंगल पे, F1 इसको इधर खींच रहा है, A इसको इधर खींच रहा है, बिल्कुल ऊपर नहीं खींच रहा, तो ये मैंने सिर्फ एंगल बना दिया दोनों के दरमियान का। अब काम वही करना है, काम वही करना है, पहले वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ कर लिया, पहले वेक्टर को एज इट इज ड्रॉ कर लिया भाई, जैसे यहाँ किया था, जैसे कि यहाँ किया था, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया पहले वेक्टर को।
मसला ये है 45 डिग्री का एंगल। अगेन यहाँ मैथ आ गई आपकी, बेसिक मैथ। तो यहाँ अभी मैंने आपके सामने यहाँ प्रोटेक्टर रखा, यहाँ ये 45 पे मैंने निशान लगाया, और अब मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी 5 सेंटीमीटर की। तो ये एंगल कितने का बन गया? 45 का। अब जब मैंने यहाँ से यहाँ तक लंबाई नापी, अब जब मैंने ये लंबाई नापी, तो ये लंबाई निकल रही है तकरीबन 11.7 या 8 बन रही है, तकरीबन 11.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं 11.5 है तकरीबन, 7 थी या 8 थी यार, भूल गया मैं। चलो 8 लिख देता हूँ। ठीक है, 11.8 सेंटीमीटर इसके करीब आएगी। 5, 6, 7, 8 जो भी आ जाए। आप जब एक्चुअल में करोगे 11 से ज़्यादा आएगी, 11.5 से ज़्यादा आएगी। तो अब अगेन इसका मतलब हमारी टोटल फोर्स क्या हुई? 11.5 सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन था, तो 11, 2 8 are 16, 2 1 are 1 और 1, 2 और 1 3, 23.6 न्यूटन। ठीक है, तकरीबन 23 के करीब आएगा। एक्चुअल में मुझे याद पड़ रहा है 11.5 ही था ये यार। 11.5 ले लोगे तो सही हो जाएगा ना, पूरा 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 के आसपास आएगी, इससे थोड़ी सी कम या इससे थोड़ी सी ज़्यादा। समझ में आया? अब गौर से देखो, जब एंगल 90 डिग्री था तो रिजल्टेंट 19 न्यूटन आया। जब एंगल 45 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना आया? 23 न्यूटन। बढ़ गया रिजल्टेंट। ओ भाई इतनी नींद ना ला उसको, मैं सो जाऊंगा यार, मैं भी सो जाऊंगा यार, हैं? ठीक है, तो ये तो वो ग्राफ ज्योमेट्री है जो आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ी होनी चाहिए यार। अब इसके भी अगर तुम मुझे देखोगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो यार ये 6ठी की क्लास की मैथ है भाई। ठीक है, लाइनें ड्रॉ करना। अच्छा, अब फर्ज करें मैं आपको सीख देता हूँ, और से सुनना मेरी बात, ये मैं जल्दी जल्दी अब समझा रहा हूँ, लॉजिक समझ में आ गई। केस सी ये है कि F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में, F1 और F2 सेम डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में F1 है भाई, उसी डायरेक्शन में F2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अब क्या करूँगा? पहले F1 को ड्रॉ कर लूँगा, फिर F2 को ड्रॉ कर लूँगा। टेल जब ही तो मिलेगी इससे, इसके हेड से इसकी टेल मिलेगी। तो ये कितना था? 8 सेंटीमीटर। ये कितना था? तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 सेंटीमीटर कितना होगा? 13 इंटू 2, 26 न्यूटन। वही जमा हो गए ना। F1 क्या था? F1 क्या था? 16। F2 क्या था? रिजल्टेंट क्या हो गया? 26। यही तो हमने पढ़ा कि सिमिलर डायरेक्शन में तो सिंपल क्या कर दो? जमा कर दो। सिंपल क्या कर दो? वही हो रहा है, इस मेथड में भी वही हो रहा है कि F1 और F2 अगर एक ही सिमत में, एक ही सिमत का मतलब क्या है कि एंगल 0, दोनों के दौरान एंगल क्या है? 0। तो पहले वेक्टर की हेड से मैंने दूसरे की टेल को मिलाया है, वही काम किया है। तो जब मैं ये काम करूंगा, ये 8 है, ये 5 है, टोटल 13 बन जाएगा। 13 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा? 26। तो मेरा रिजल्टेंट 20। ये स्पेशल केस है, यही मैं आपको शुरू में समझाया था। ये स्पेशल केस होता है जब डायरेक्शन सेम है, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, सिंपली क्या कर दो? ऐड कर दो, हो भी रहा है। चौथा केस क्या था? ये मिटा दूँ, ये मिटा दूँ। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, हाँ डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गई। चौथा केस, अगर F1 इधर है भाई और F2 इधर है, F1 कह रहा है इधर जा, F2 कह रहा है इधर जा, डायरेक्शन अपोजिट हो गई।
डायरेक्शन अपोजिट हो गई। एंगल के केस में क्या बात हुई, 180 डिग्री का एंगल हो गया। यानी अगर मास के केस में बात करूं तो यार ये मास पड़ा है ना भाई, इधर इसको इधर खींच रहा है F1, F2 इधर खींच रहा है, F1 इसको इधर खींच रहा है, F2 पहले सुन लो मेरी बात, सर नजरें नीचे करके पता नहीं क्या कर रहे हो, समझो यार। इसको अब मैंने ड्रॉ करना है, तो F1 इधर, F1 के हेड से F2 की टेल, तो मुझे इधर से ही वापस आना पड़ेगा, इसके ऊपर से ही वापस आना पड़ेगा। मैं वैसे नीचे से वापस आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैंने ये रख मार्कर मेरे पास ही है। वैसे तो एक्चुअल में इसके ऊपर से हमें आना चाहिए, सही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं नीचे से अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, F2। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कितना रह जाएगा, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर का हेड। यहाँ भी यही है, आपका रिजल्टेंट क्या है, पहले वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर का, बेसिकली इसके ऊपर ऊपर चलोगे आप, ये पहला वेक्टर की टेल है, ये आखिरी वेक्टर का, तो इसके ऊपर ही आएगा आपका रिजल्टेंट। वो हम नीचे ड्रॉ करते हैं, ऊपर ड्रॉ, वरना कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये मेरा रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये दोनों है, तो इसका मतलब है F1 F2 काम नहीं कर रहे, सिर्फ F काम कर रही है। लेकिन F का मैग्नीट्यूड कितना है जो दोनों को जमा करने से आ रहा है, कितना आ रहा है, 26 न्यूटन। यहाँ पे ये पहला वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, तो रिजल्टेंट हमने कहा था कैसे निकलेगा, पहला वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला दो, रिजल्टेंट ये तो है। लेकिन ये लेंथ मेरी कितनी बनेगी, 8 में से 5 गया, कितना, 3 सेंटीमीटर बनेगी। तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, F 3 इंटू 2 6 न्यूटन। तो अगेन ये स्पेशल केस हुआ, ये इस तरह भी निकल सकता था, F1 माइनस F2 16 माइनस 10। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो ये दो मेरे लिए सबसे आसान कंडीशंस होती हैं। डायरेक्शन सेम है, ऐड कर दो, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस कर दो। इसका मतलब है अब इस बॉडी पे F1 और F2 दो अलग अलग फोर्सेस नहीं लग रही, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है F, और जो किसकी डायरेक्शन में, F1 की। जहाँ F1 है वहीं पे F है, जहाँ F1 है वहीं पे जिस डायरेक्शन में बड़ी फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी। सही है भाई, समझ में आया, आ गया। अब मैग्नीट्यूड आ गया 6 न्यूटन, यहाँ आ गया 26 न्यूटन। बाकी जो दो केसेस थे, एक में क्या आया 23, दूसरे में क्या है 19। यही मैंने कहा था 6 और 26 के दरमियान होगा, 6 और 26 के। अब कैसे आपने चेक करना है, ये मैंने 45 लिया ना, एक मैंने 90 पे ले लिया, एक आ लिया 135 लो। अगर 135 लोगे तो यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे ना, फिर वेक्टर F2, फिर जब रिजल्टेंट निकालोगे तो दोगे ना रिजल्टेंट और छोटा हो जाएगा। ये 45 है, ये 90 है, 90 से आगे आओगे ये 135 बनेगा तकरीबन। तो रिजल्टेंट 90 में जो रिजल्ट आया था कितना, 19, रिजल्ट उससे भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इधर आते जा रहे हैं रिजल्ट छोटा होता जा रहा है, सबसे कम छोटा होता क्या जा रहा है, जब F2 को बिल्कुल लिटा ही दिया, लिटा दिया, डायरेक्शन अपोजिट कर दी। तो ये सबसे स्मॉलर वैल्यू वाला केस, ये सबसे लार्जर वैल्यू वाला। अब यहाँ से जैसे जैसे आप F2 को उठाते जा रहे हैं आपका रिजल्टेंट क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। सबसे छोटा क्या होगा, जब इसको बिल्कुल ही अपोजिट कर दोगे। बस ये कॉन्सेप्ट आज आपको समझाना था कि रिजल्टेंट डिपेंड करेगा एंगल पे या डायरेक्शन पे। जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये स्केलर की तरह नहीं है कि 16 किलोग्राम जमा 10 किलोग्राम 26 किलोग्राम, नहीं, डायरेक्शन डिटरमाइन करेगी या एंगल दोनों का डिटरमाइन करेगा कि रिजल्टेंट क्या होगा। भाई जोर से बोलो ना, डायरेक्शन क्या बताएगी कि रिजल्टेंट क्या होगा। तुमसे तो औरतें भी अच्छी होंगी, ज़्यादा जोर से बोल लेंगी, बूढ़ी बूढ़ी। और जवानों यार, जवान बनो भाई, हैं इतनी मैंने जान लगाई है, मेरी आवाज़ के बराबर आप सबकी भी आवाज़ नहीं निकल रही मिला के। डायरेक्शन पे क्या डिपेंड कर रहा है
क्या डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन में? रिजल्टेंट। सही है, डायरेक्शन चेंज होगी तो रिजल्टेंट, और डायरेक्शन को दूसरे तरह से कहना चाहें तो एंगल, दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल चेंज होगा तो रिजल्टेंट चेंज होगा। पक्की बात है ना? बैठ गई जहन में। अभी कॉपियां नहीं समेटो। देखिए आप फर्ज करें, पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है? आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हैं, मैंने चार वेक्टर एज्यूम कर लिया, F1, F2, F3। अगेन अगर आपने एक्चुअल लेना है आप ले सकते हैं। आप F1 को एज्यूम कर लें वही 16 न्यूटन, F2 को एज्यूम कर लें 10 न्यूटन, F3 को एज्यूम कर लें 8 न्यूटन, F4 को भी एज्यूम कर लें 8 न्यूटन। लेकिन ये एंगल फ़र्क है ना, इसको चाहे तो वही ले लो 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और इस वाले का एंगल ले लो 135 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब इन चारों को ऐड कैसे करेंगे? पहला वेक्टर को ड्रॉ कर दो जैसा है, पहला वेक्टर जैसा है वैसे ही ड्रॉ कर दो। पहले वेक्टर को ड्रॉ कर दिया भाई, थोड़ा सा और नीचे आ गया, पहले वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। अगेन स्केल तो आप लोगे, अगर 16 न्यूटन है और वही स्केल आपने लिए तो वही 8 सेंटीमीटर है। तो ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर एज इट इज, हेड टू टेल, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की, अगेन प्रोटेक्टर रख के यहाँ बनाओगे 45 डिग्री का एंगल। सही है, मैं वो नहीं बना रहा, दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया। 90 वाला तो भी आसान होता है, तीसरा वेक्टर दूसरे वेक्टर की हेड से तीसरे वेक्टर की टेल, फर्ज करिए तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तीसरे वेक्टर के हेड से चौथे वेक्टर की टेल। यहां अब आप इसको y एक्सिस मानोगे, इसको x एक्सिस मानोगे, प्रोटेक्टर रखे 135 का एंगल रखोगे। ठीक है, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया चौथा वेक्टर। तो ये F1 हुआ, F2 हुआ, F3 हुआ, F4 हुआ। दोबारा और से मेरी बात सुनो, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर की, चौथे वेक्टर का तीसरे वेक्टर का हेड चौथे वेक्टर की। अगेन हम यूं चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं। अगर मैं यूं ही चलता जाऊं तो फिर यहां टेल आएगी और यहां हेड आएगा, वेक्टर तो खत्म हो गए ना। अब अगर मैं एक वेक्टर और बनाना चाहूं और इसी तरह चलना चाहूं तो यहां टेल लूंगा या हेड लूंगा, वो गलत हो जाएगा, वो रिजल्टेंट होगा हमारा। वो क्या होगा? इसका उलट होगा, यूं नहीं चलना, अब यूं चलना है, यहां से टेल लेनी है और यहां पे हेड लेना है। तो ये मैंने बना दिया, ये आपका रिजल्टेंट है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और वही F मैंने बताया था नाम देंगे इसको। तो ये जो आपने F निकाला है यहाँ पे, ये बेसिकली वेक्टर सम है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F, वही नाप लोगे कितनी लंबाई है। सही है, तो ये है वही हेड टू टेल रूल। पॉली का मतलब है दो से ज्यादा, मैनी, पॉली मैनी से निकलता। तो दोनों ग्राफिकल मेथड हैं, ट्रायंगल लॉ भी और पॉलीगॉन लॉ भी। अब इस ग्राफिकल मेथड के कुछ नुकसान आते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है ज़रा कल आप थोड़ा सा सोच के आइएगा।